Hello guys, we have completed with the discussion and NCERT reading on your biomolecules chapter. Now it's your time to read out completely that chapter from NCERT textbook as well as from State Board textbook. This lecture is exclusively for NEET students because in this lecture we will see how to solve some MCQs related to your biomolecule chapter. हम अभी यहाँ पर मैं आपको कुछ एक सिंपल ऐसे कुछ प्लस एग्ज़ाम में आए वाले कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के MCQs आपके सामने अभी सॉल्व करके बताने वाला हूँ. आपका काम है कि ये MCQs की मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूँ इसको आपको सीखना है. हाउ टू चूज़ द करेक्ट आंसर एंड हाउ टू रिजेक्ट द रॉन्ग आंसर, मैं आपको ये टेक्निक सिखा रहा हूँ. वैसे तो हम क्लासरूम में ये देखेंगे फिर से, बट अभी आपको इस चैप्टर से मैं हर चैप्टर में कुछ MCQs लेने की कोशिश करूँगा. सारे MCQs तो पॉसिबल नहीं होंगे, इतने सारे MCQs रहते हैं अपने पास, बट आई विल टेक एटलीस्ट 25-30 MCQs जितने भी होंगे उनका ईजी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताकर आपको वो MCQs सॉल्व करवा के दूंगा. ओके, सो गेट प्रिपेयर्ड. आपको जो मैंने नोट्स दिए हुए हैं, सो नोट्स में से आपको MCQs सॉल्व करने ही है, लेकिन कुछ MCQs हम यहाँ पर भी इस वीडियो के थ्रू सॉल्व करते हैं. लेट्स सी सम MCQs फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स. हियर ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द फर्स्ट MCQ. The amino group and the carboxylic group of an amino acid are attached to. अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर अटैच टू. तो आपने अगर NCERT रीड की होंगी तो ये लाइन आपको NCERT में ही मिल जाएंगी. ओके, सो आप इसका आंसर करने की कोशिश करो. इफ़ यू कैन आंसर दिट. ऑप्शंस आर द अमाइनो ग्रुप टू अल्फा कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू बीटा कार्बन, carboxylic group to alpha carbon and amino group to beta carbon. Both amino and carboxylic groups to alpha carbon, both are attached to beta carbon. So इसको शायद आपको आंसर आना चाहिए. Pause the video if you can answer. Okay, so the answer of this question is directly this line is given in NCERT. Both are attached to alpha carbon, right? So the correct answer is 3. हमने अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखे थे. अमाइनो एसिड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स. तो मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मैंने 4 हाइड्रोजन्स लगाया था और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था. लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को अमाइनो ग्रुप से, राइट वाले को COH ग्रुप से अपने रिप्लेस किए थे, राइट? और फिर एक अमाइनो एसिड तैयार हुआ था. द सेंट्रल कार्बन ऑफ दैट मीथेन इज नोन एज अल्फा कार्बन. तो दोनों ग्रुप्स वहीं पे अटैच रहते हैं. ओके, सो हियर इट्स डन. लेट्स सी सेकंड वन. इट वाज इजी वन. द अमाइनो एसिड्स दैट अकर इन प्रोटीन आर essential amino acids, only essential types, only non-essential types, of 10 types and are of 20 types. So this is also directly from NCERT. They are of 20 types, correct? So the correct answer is they are of 20 types. ठीक है, let's see next one. The R group in the following amino acid is a methyl group. R group in the following amino acid is a मिथिल ग्रुप. तो आपको इसके लिए 3 स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड के दिए हुए, तो आपको क्या आंसर है इसका देखिए. ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन और एलेनाइन. तो ग्लाइसिन में क्या होता है, ग्लाइसिन में जो अपने 3 स्ट्रक्चर्स पेज नंबर 148 पर आपको दिए हुए, राइट? 148 नहीं 145 पर है, राइट? आई थिंक 145 NCERT में. तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए, उसमें क्या दिया हुआ है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, सेरिन का और एलेनाइन का स्ट्रक्चर है. ग्लाइसिन में हाइड्रोजन को बॉक्स बनाया हुआ है एज यू कैन सी. So H is the variable group in glycine, CH3 is present in alanine and CH2OH is present in serine. So इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, द करेक्ट आंसर इज, अपने को क्या पूछ रहा है, R ग्रुप इज अ मिथिल ग्रुप. तो अपने अंडरलाइन करना, R मतलब वेरिएबल ग्रुप इन अमाइनो एसिड, इट इज मिथिल ग्रुप. सो विच इज दैट मिथिल ग्रुप, इट्स योर एलेनाइन. तो वो एलेनाइन में मिथिल ग्रुप रहता. ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड. एरोमेटिक, अब इसमें 20 अमाइनो एसिड्स की आपको लिस्ट लगने वाली है. सो आपको वो लिस्ट लर्न होनी चाहिए. मैं आपको बार बार बोल चुका, इस साल 2020 में क्वेश्चन आया था नीट 2020 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, इज अ बेसिक अमाइनो एसिड की लिस्ट. तो 2 ही अपने पास, लाइसिन और दूसरा आप देखो कौन सा है. तो लाइसिन वॉज द आंसर हियर. यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. तो नॉट शब्द को पहले अंडरलाइन करना. कोई भी MCQ सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आपका काम होता है वो ये कुछ तो भी घुमा के गूगली डालते हैं. तो नॉट वर्ड यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एरोमेटिक अमाइनो एसिड. तो एरोमेटिक नहीं चाहिए अपने को, जैसे कि टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनिलएलानाइन में आपको साइक्लिक रिंग्स दिखेंगे बेंजीन के जैसे, करेक्ट? दे आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स. अकेला वैलिन है, सो वैलिन में आपको ऐसा कोई रिंग नहीं दिखेगा. देयरफॉर वैलिन इज द करेक्ट आंसर. वैलिन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड. शायद आपने स्टार्टिंग के 5 अमाइनो एसिड देखे होंगे, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन. सो वैलिन में एरोमेटिक चेन नहीं रहती. सो की करेक्ट आंसर इज वैलिन. Okay, let's see next one. Which of the following is incorrect statement? तो यहाँ 5th one,
मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो आपको इनकरेक्ट में से ऐसा ध्यान में रखना है ये क्वेश्चंस को कैसे डील करते। यहाँ पर हमसे बहुत गलतियाँ होती है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को इनकरेक्ट पूछते हैं तो पहले तो वो करेक्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मान बैठते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी रीडिंग अच्छी लगेंगी, रीडिंग अच्छी रहने के बाद ही आपके करेक्ट इनकरेक्ट पहचान पाएंगे। जनरली ऐसा होता है कि एक दो वर्ड ही पूरे स्टेटमेंट में बदल देते, जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं दे पाते उसको, और वो आप उसका अर्थ गलत निकाले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई स्टॉप दिस वीडियो एंड ट्राई टू आंसर दिस वन। ओके, हैव यू आंसर्ड? चेक डाउन द आंसर नाउ। देखो मैं कैसे दिमाग लगा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग इनकरेक्ट, इट मीन्स दैट आई नीड टू फाइंड आउट 3 करेक्ट ones. So first is the lecithin is a common phospholipid. This is correct statement because phospholipids का example है lecithin. It is found in your plasma membrane, cell membrane. So it is most abundantly found there. तो ये correct statement. This is the NCERT line directly. Similarly, glycerol is a lipid. आपको क्या लगता है ये लाइन ट्रू है क्या फॉल्स है? सो ये ट्रू लाइन है बिकॉज NCERT की लाइन है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। सो दिस लाइन इज डायरेक्टली गिवन इन NCERT. वेट, वेयर इज़ दिस लाइन? NCERT में आप अगर ये पैसेज निकालोगे पेज नंबर योर 144, तो यहाँ पर आपको लाइन मिलेंगी सिंपल अनादर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज़ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो दिस इज़ करेक्ट। हमारा दिमाग चलता है कि नहीं ग्लिसरॉल तो अल्कोहल है, वो अकेला कैसे पूरा लिपिड हो सकता है, बट यस इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिंपल लिपिड डायरेक्टली गिवन इन NCERT. ओके, नेक्स्ट वन आप देख रहे हो जिंजरली ऑयल रिमेन्स ऑयल इन विंटर्स ऑल्सो। सही है कि गलत है? ऐसे कई ऑयल्स रहते हैं जो ठंड के दिनों में विंटर्स में जम जाते हैं, दे बिकम सॉलिड, जैसे कि वनस्पति घी वगैरह, डालडा वगैरह अपने घर में। सो जिंजरली ऑयल जो रहता है क्या वो जम जाता है? क्या लगता है आपको, यस और नो? हाँ जम जाता होगा बोलना सर, बाकी प्लांट्स भी जम, तो ये इनकरेक्ट होगा बोलना। ये क्या हो रहा है? इट रिमेन्स ऑयल, इट बिकम्स फैट, इट बिकम्स सॉलिड। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये भी NCERT में यहीं पर दिया है। सी हियर, ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स, gingerly oil for example and hence remain as oils in winter. डायरेक्ट NCERT की लाइन है, डायरेक्ट NCERT की, hence remain oil in winter. समझा? so this is also correct one. then last one will be obviously wrong because palmitic acid is an 18 carbon compound. wrong है ये, 18 थोड़ी रहते हैं उसमें, कितने रहते हैं? palmitic acid यहीं पे दिया हुआ है ये पेज पर। palmitic acid has how many? 16, यहाँ पर दिख रहा है कि 16 कार्बन्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो palmitic acid में 16 कार्बन मिल रहा है आपको। So this is the correct wrong statement here because it does not consist of 18, it has 16. तो 18 की वजह से ये स्टेटमेंट wrong हो गया, मतलब दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। अपने को इनकरेक्ट पूछ रहे हैं ना। समझा मैंने कैसे डिडक्ट किया? आपको इसके लिए, ये क्वेश्चन के लिए आपको रीडिंग लगेंगी, रीडिंग होने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली कम टू नेक्स्ट वन, थाइमिडिन इज अ डैश डैश। अब थाइमिन, एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, उनसे बनते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अगर आपने उसको शुगर अटैच किए तो एडेनाइन का हो जाता है एडेनोसाइन, ग्वानाइन का ग्वानोसाइन, साइटोसिन का साइटिडिन, थाइमिन का थाइमिडिन। सो अपने को थाइमिडिन पूछ रहे, इट इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड वाले ऑप्शन देखो कौन से देर आर 2 ऑप्शंस विच इज़ न्यूक्लियोसाइड, दिस वन इज न्यूक्लियोसाइड, दिस वन इज न्यूक्लियोटाइड नहीं होना, मतलब A और C आंसर नहीं है, ठीक है। देन ये प्यूरिन है क्या? पायरिमिडिन है। तो एडेनाइन, ग्वानाइन्स आर प्यूरिन, adenine and guanine are purine, whereas cytosine and uracil and thymine they are pyrimidines. Okay, so pyrimidine वाला ऑप्शन कौन सा? ये तो प्यूरिन है, ये वाला देखो दिस इज पायरिमिडिन। सो करेक्ट आंसर इज पायरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड। समझा कैसे सॉल्व किया? हाँ यस, आई हैव ऑल्सो गिवन यू द टेबल ऑफ दिस वन। आपको मैंने ऐसा टेबल बना के दिखाया था, नाइट्रोजन बेस, उसका न्यूक्लियोसाइड और उसका न्यूक्लियोटाइड, राइट। एडेनाइन, एडिनोसाइन, एडनिलिक एसिड, ग्वानाइन, ग्वानोसाइन, ग्वानिडिलिक एसिड, राइट। याद आ रहा है? सो उस टेबल पे से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। यस, दिस इज ऑल्सो गिवन इन NCERT एट द सेम पेज। अगर आप इधर देखोगे, यहाँ नीचे दिया हुआ है आपको, सी हियर दिस थाइमिडिन, यूरिडिन एंड आर न्यूक्लियोसाइड्स, करेक्ट, एंड दे आर ओके। यहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते। देन लेट्स कम टू अगेन बैक वन, नेक्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू द वेट परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में वेट परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन है? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर आउट, क्योंकि ये टेबल पे से बनाया वाला क्वेश्चन है। टेबल आपको लर्न होने चाहिए। ओके,
सो द टेबल इज़ गिवन इन एनसीईआरटी। कहाँ पर दिया हुआ ये टेबल, कहाँ पर है, अपर पेज पर है क्या लोअर पेज पे? इन ह्यूमन बॉडी की बात करें अगर, सो दिस इज़ द टेबल हियर, पेज टेबल नंबर 9.1। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन आता है और फिर उसके बाद आता है आपके नाइट्रोजन। सो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन कार्बन, OCN। सो दी ऑर्डर शुड बी OCN। तो दिमाग देखो कैसे लगाने का, CHO रॉन्ग है, कार्बन ज़्यादा नहीं, ऑक्सीजन नंबर 1 पे। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है जिसमें ऑक्सीजन नंबर 1 पे, उसके बाद कार्बन है सेकंड नंबर पे हमारे पास, ठीक है। और ये अपोजिट है, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा बता रहा है, कार्बन ज़्यादा है अपने पास, तो दिस इज़ नॉट द आंसर, ऑब्वियसली दिस इज़ द आंसर। तो किस तरीके से हंट किया मैंने, यहाँ पे देखो कार्बन ज़्यादा बता रहा है, ये गलत है, कार्बन ज़्यादा, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन जो है वो है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ रहे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ पर, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट वन, ग्वानिलिक एसिडीज। अब वही थाइमिडिन कैसा एसिड आ गया, मतलब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है वो, सो साइड वाले ऑप्शन निकाल दो, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। एंड ग्वानिडिलिक बोल तो ग्वानाइन का है, तो एडेनाइन ग्वानाइनल प्यूरिन, सो दिस इज द आंसर। समझ रहा है, ओके, दिमाग ऐसे लगाने का है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, mark the incorrect statement in the following. Metabolic pathway in which acetic acid is converted into cholesterol is an endothermic one. Without metabolism there cannot be a living state. All living state systems are in a state of equilibrium. All of this. So incorrect कौन सा है देखो, तो मैंने आपको लिविंग स्टेट का, अब मुझे पहले वाले के बारे में याद नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका ऐसा होता है ना, यार पहले वाला पढ़ा ही नहीं मैंने, तो अपन क्या करते हैं, यार इसके बारे में पता नहीं मुझे, मैं क्वेश्चन छोड़ दूँ। लेकिन छोड़ने के पहले कुछ और दिमाग लगाओ, जैसे कि विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। ये लाइन सही है, आपको लिविंग स्टेट की लाइन में मैंने बताया था, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी लिविंग स्टेट। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। तो आपको ये लाइन आपको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेंगी? लिविंग स्टेट वाले पैसेज में आपको ये लाइन मिल जाएंगी। इट्स गिवन हियर पेज नंबर 152 ये यहाँ पर देखो, लास्ट लाइन देखो, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट, पेज नंबर 152, ओके। दूसरी लाइन आपको क्या बोल रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, देखो दिस इज करेक्ट वन, ओके। ऑल लिविंग सिस्टम्स आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, गलत है, हम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते। इक्विलिब्रियम में जाने के बाद हमारा काम बंद हो जाएगा, हमें नॉन इक्विलिब्रियम में रहना है, सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। देन द मेटाबॉलिक पाथवे इन विच एसिटिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल। अगर आप यहाँ पर देखो तो अपन ने डायरेक्टली दिमाग लगा विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो डायरेक्टली दे आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग मिल गया, मतलब करेक्ट आंसर यही, बाकी के फिर इनकरेक्ट नहीं है, ओके। दिस वन इज करेक्ट बिकॉज एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला रहता, और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है कितना बड़े, उसके अंदर रिंग्स रहते हैं ऐसे, राइट। सो वो रिंग्स वाला स्ट्रक्चर बनाने का आपको, तो 2 कार्बन वाले स्ट्रक्चर से आपको मल्टीपल कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाना, तो आपको हीट करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, सो देयरफॉर इट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये लाइन सही है, एंडोथर्म मतलब एनर्जी उसमें यूटिलाइज होंगी, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, सो आंसर इज 3, आंसर इज 3, ओके। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, इन द कंपोजिशन ऑफ सेल्युलर मास। वापस से यही क्वेश्चन आया वो टेबल वाला, तो आप इसको सॉल्व करो पॉज करके। ओह सॉरी, दिस वन इज गिवन ऑन नेक्स्ट टेबल, तो ये दूसरे टेबल पे का क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला टेबल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिस वन, पेज टेबल नंबर 9.4 पेज 147। सो इस पर से क्वेश्चन है, आपको फॉस्फोरस वगैरह कितना है, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह कितना है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनाया था। प्रोटीन्स P, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम तक। तो आपको पहले ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मीनिंग समझ लो, सबसे कम वाला लास्ट में होना चाहिए और सबसे ज़्यादा वाला सबसे पहले, ओके। तो सबसे कम कौन रहते, तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए। इस टेबल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा वाटर है, फिर प्रोटीन नंबर 1 पे है, न्यूक्लिक एसिड सेकंड है और कार्बोहाइड्रेट्स थर्ड है। सो PNCL होना चाहिए आंसर। सो PNCL आपको ये वाले आंसर में मिला है PNCL, तो इसके लिए आपको टेबल लर्न होना चाहिए।
डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में आप कई बार गलती कर बैठते, क्या करते हैं आप PN और LC में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर आप D कर दोगे। लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली उस टेबल को पूरे वैल्यूज़ के साथ अगर लर्न रहा तो ये टेबल अच्छे से हो जाए। और वैसे भी इस चैप्टर में टेबल बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा फ्रेम होते हैं, सो उसको इस हिसाब से प्रिपेयर करो प्लीज़। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोपॉलीमर। होमो मतलब सेम यूनिट से बना रहा है, और शायद कोलाजन ये तो प्रोटीन है, वो अमाइनो एसिड से बना रहेगा। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन है, काइटिन अलग अलग पॉलीमर से बना रहा है। सो सेल्यूलोज इज द आंसर बिकॉज ग्लूकोज से बना रहता हो। इसमें नाग और नाम दो चीज़ें रहती, राइट। अपन ने देखे थे काइटिन में NAG N एसिटिल ग्लूकोजामाइन और नाम N एसिटिल गैलेक्टोजामाइन वगैरह दो थे, राइट। तो दोनों अलग अलग रहते, तो होमोपॉलीमर नहीं है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपको कोलाजन, सॉरी रूबिस्को। बायोस्फीयर में पूछ रहा है, पूरी दुनिया में रूबिस्को है, और एनिमल बॉडी में कोलाजन है। एनिमल बॉडी वाला क्वेश्चन 2020 नीट में आकर गया, अभी संडे के दिन जो एग्ज़ाम हुई 13 सितंबर को। सो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल बॉडी, एनिमल वर्ल्ड, तो वो कोलाजन है। लेकिन यहाँ आपका डिस्क्राइब क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा है, बायोस्फीयर के बारे में। सो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा रूबिस्को रहता है, सो करेक्ट आंसर इज रूबिस्को। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगला वाला देखो, इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, दिस इज करेक्ट। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं डायरेक्ट पहले ऑप्शन पढ़ लिया, ये गलती कभी नहीं करने का। आपको पहले क्वेश्चन मार्क दी करेक्ट, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सर्कल बनाना है और करेक्ट को फिर ध्यान देना है। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, दिस इज करेक्ट। आगे देखो सब इनकरेक्ट रहेंगे, या फिर ऑल ऑफ दिस भी हो सकता। द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड, करेक्ट है। देखो राइट रिड्यूसिंग, आपको मैंने ऐसा हिंट बोला था, पॉलीसेकेराइड में राइट रिड्यूसिंग RR, सो ये भी करेक्ट है। तो ऑब्वियसली तीसरा भी करेक्ट निकलता। देखो अब अनलाइक स्टार्च सेल्यूलोज डज नॉट होल्ड आयोडीन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। स्टार्च आयोडीन के साथ में मॉलिक्यूल स्टार्च विल फॉर्म आयोडीन कॉम्प्लेक्स एंड इट विल टर्न ब्लू। मैंने आपको रीडिंग करते टाइम बताया था, कहाँ पे दिया है आपको ये पैसेज, 148 पर पॉलीसेकेराइड्स के डिस्कशन में आपको ये यहाँ पर दिया है, देखो 148, राइट। सो दिस इज दी पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर आपको रीडिंग ये वाले पार्ट में दिया है, स्टार्च होल्ड फॉर्म्स हेलिकल स्ट्रक्चर, it can hold O2 और cellulose does not contain complexes and hence cannot hold I2, O2 नहीं I2, क्योंकि ये बातें आपको मैंने बताया था रीडिंग के टाइम पे। सो अगर इसके हिसाब से देखें, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, सो 4 आंसर है इसका, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन, द 14th वन, द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज़ मिनिमम। अब ये देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिख कर भी रख लो चाहे तो। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़ा प्रोटीन रहेगा, उसके अंदर प्रोटीन के सब यूनिट्स ऐसे ग्रुप बना रहेंगे, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर में मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम कितने प्रोटीन्स रहते। सो अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन रहेंगी तो वो क्वाटरनरी नहीं रहेगा, वो प्राइमरी हो सकता, सेकेंडरी हो सकता है, या टर्शरी हो सकता। एक से ज़्यादा उसके अंदर चाहिए, तो एक से ज़्यादा मतलब मिनिमम क्या रहता, 2, कम से कम 2 रहा तो ही वो क्वाटरनरी रहेगा। 3 भी रह सकते, 4 भी रह सकते, तो वो मैक्सिमम कितने भी हो सकते, लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मिनिमम। सो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर 3 भी चलता, 4 भी चलता, बट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग मिनिमम। आपको एनसीईआरटी में इसका डिस्कशन दिया हुआ है, एज यू कैन सी इट हियर, जहाँ पर प्रोटीन्स का डिस्कशन आपको दिया हुआ है, अगर वो पार्ट आप ओपन करते हैं। सो सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। मोर देन 1 बोल रहा है, मतलब 1 नहीं, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा कौन सा नंबर है बड़ा, 2, और उससे ज़्यादा कुछ भी हो सकता, 3 4 5 कुछ भी हो सकता, लेकिन एटलीस्ट कितने रहेगा, 2 रहेगा। तो अपने को एटलीस्ट मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम। सो द आंसर इज इट हैज़ मिनिमम 2 पॉलीपेप्टाइड्स। कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, समझ में आया ये, ओके। लेट्स सी नेक्स्ट वन। इन पॉलीपेप्टाइड द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट एट लेफ्ट हैंड। आपको मैंने डायग्राम में लिखने लगाया था लेफ्ट हैंड, उसको बोलने का फर्स्ट अमाइनो एसिड, और राइट हैंड लास्ट अमाइनो एसिड। करेक्ट है क्या, कहाँ दिया हुआ है ये डिस्कशन, इट्स गिवन हियर, वही पेज में देखो आप वापस से। द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड N terminal amino acid, okay, यहाँ दिया हुआ लास्ट लाइन। The amino acid is presented in line, the left end represented by the first amino acid and right end presented by the last amino acid। तो left पे first, right पे last, okay। The first amino acid is also called
एन टर्मिनल अमाइनो एसिड, एन टर्मिनल, लेफ्ट में एन टर्मिनल, आपने ये डायग्राम में यहाँ लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे राइट सी टर्मिनल और यहाँ पे लेफ्ट एन टर्मिनल, ऐसा लिखे थे अपन ने, राइट। तो आंसर क्या है, फर्स्ट अमाइनो एसिड लेफ्ट पे रहेगा, तो लेफ्ट के ऑप्शन कौन से पहले वो देखो, लेफ्ट लेफ्ट, ये दो ऑप्शन है। ओके, अब लेफ्ट पे कौन सा टर्मिनल था, एन टर्मिनल था क्या सी टर्मिनल था, एन टर्मिनल, सो आंसर इज 1 एन टर्मिनल। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा आपको रीडिंग अच्छी लगेंगी बेटा, और कुछ भी नहीं, रीडिंग के बिना आपको ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने नहीं आएंगे। देयरफॉर आई हैव टेकन द एनसीईआरटी रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चंस आप थोड़े से पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश करो। आई विल शेयर दिस पीडीएफ विथ यू, मैंने पीडीएफ जो बनाया है ये क्वेश्चंस आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा वाला देख लेते, जैसे कि 18th वन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मार्क दी, आपको 16th और 17th का आंसर दे देता हूँ। द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज ईस्टर बॉन्ड, इसका आंसर 3 है। 1 फुल टर्न ऑफ डीएनए कंटेंट्स 10 बेस पेयर्स, राइट, क्योंकि बी टाइप ऑफ डीएनए की बात कर रहा है तो 10 बेस पेयर्स रहते हैं उसके अंदर। ओके, इफ नेक्स्ट वन इज रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D एंड मार्क द ऑप्शन दैट हैज़ बोथ करेक्ट आंसर्स। तो ये वाला आप रीड करो, पॉज कर दी वीडियो। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड मार्क दी ऑप्शन दैट हैज़ बोथ करेक्ट। तो पहले चारों में से करेक्ट कौन सा आपको पहचानना है। ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 4.5 to 5.0 मिलीमोल्स। तो ये आपको करेक्ट क्यों है, क्योंकि अपना रेंज क्या है 4.1 to 6.0 मिलीमोल्स पर रेंज, तो उस रेंज में बैठ रहा है ये। ओके, सो दिस इज करेक्ट वन। वैसा ये एमसीक्यू थोड़ा ओल्ड है, जब एनसीईआरटी में करेक्शन था, पुरानी एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, जो आपको नहीं आपके लिए जो है अभी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, अगर ओल्ड एनसीईआरटी का ये एमसीक्यू है तो ओल्ड एनसीईआरटी में वैल्यू 4.5 to 5.0 थी, लेकिन न्यू एनसीईआरटी की वैल्यू आपको लर्न रखनी है 4.1 to 6.0। तो इसका आंसर करेक्ट पकड़ना पड़ेगा आपको, ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से भी करेक्ट। इन प्रोटीन्स ओनली लेफ्ट हैंडेड हेलाइसेस आर ऑब्जर्व, ये रॉन्ग है, क्योंकि इन प्रोटीन मैंने आपको बोला था ओनली राइट हैंडेड हेलाइसेस आर ऑब्जर्व। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, कहाँ पर दिया आपको एनसीईआरटी में, यहीं पे जहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इसमें आपको दिया हुआ है, द थ्रेड इज लाइक हेलिक्स की बात, हाँ ऊपर दिया हुआ है, सॉरी हेलिक्स के बाद आपको मैंने टिक करने लगाया था, ये इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलाइसेस आर ऑब्जर्व्ड। ओके, सो राइट हैंडेड हेलाइसेस ही मिलते हैं प्रोटीन में, लेफ्ट हैंडेड नहीं मिलते। देख लो एक बार। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा फिर आपका, इन प्रोटीन्स राइट हैंडेड हेलाइसेस रॉन्ग है। ओके, देन पीच ऑफ डीएनए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, इज इट ट्रू? वट इज पीच ऑफ डीएनए? पीच मतलब एक पूरे कंप्लीट हेलिक्स की लेंथ, एक पूरे कंप्लीट हेलिक्स की लेंथ। सो ये कितनी रहती, 34 एंगस्ट्रॉम रहती, नॉट 3.4। सो ये गलत बोल रहा है। हाँ, 3.4 क्या रहता, द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स इज नोन एज 3.4। इट इज कॉल्ड राइज पर बेस पेयर, राइज पर बेस पेयर, करेक्ट। सो ये पीच नहीं रहती, पीच पूरे कंप्लीट डस्ट का सेट रहेगा, डस्ट के बीच का डिस्टेंस रहेगा एक हेलिक्स की लेंथ, जबकि राइज क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस पेयर्स। ओके, सो ये भी रॉन्ग है। सो ऑब्वियसली बचा वाला स्टेप करेक्ट ही रहेगा। ईच स्टेप ऑफ डीएनए असेंड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड टर्न्स 36 डिग्री, करेक्ट है ये, क्योंकि हर डीएनए के स्ट्रैंड में अगले स्टेप पे 36 डिग्री का ट्विस्ट आता है, उसको अपन पीच एंगल बोलते हैं, पीच एंगल बोलते हैं, करेक्ट। तो ये वाले सारे स्टेटमेंट्स आपको कहाँ दिए हुए, आपको ये सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे डीएनए के डायमेंशंस में, डीएनए के डायमेंशंस ये पैसेज में। ओके, पेज 152 आप यहाँ पर रीड करो, आपको सारे देखो पीच वुड बी 34 बोल रहा है, द राइज वुड बी 3.4। ओके, तो वो रॉन्ग है। प्लस एट ईच स्टेप द असेंट डीएनए हैज 36, ये करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। ओके, सो कौन से करेक्ट है, ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। सो आपका ए और डी करेक्ट है, मतलब आंसर 4 इज करेक्ट, ए करेक्ट है, डी करेक्ट, बी इज रॉन्ग, डी सी इज रॉन्ग।
समझा? इसके लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग लगेंगे। एंड यस, ट्रस्ट में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी दिखेंगे। ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस ही आते हैं आपकी नीट एग्जाम में। आप ऐसा मत सोचो कि बहुत हाई लेवल की एग्जाम रहेगी। हाँ, आपको एनसीईआरटी अच्छे से रीड हुई रही तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करते आ जाएंगे। ठीक है, सी वो दिस वन सीबीएसई फाइनल बोल के जो पहले एग्जाम हुआ करती थी सीबीएसई की तरफ से, सो उसके अंदर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2010 में। 3 बार 5 बार phosphodiester linkages inside a polynucleotide contain chain serve to join थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पे phosphodiester linkage। अब phosphodiester bonds are present between the phosphate group. It is attached to 3 bar carbon of one sugar and 5 bar carbon of another sugar. करेक्ट? तो क्या होता है इसमें 3 और 5 दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की लिंकेज रहती। कहाँ पर देखा था हमने ये देखो, दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, राइट। यहाँ पे फिफ्थ कार्बन को अटैच है और यहाँ पे थर्ड कार्बन को ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन। सो इट इज जॉइनिंग द वन न्यूक्लियोटाइड विद सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऑन द सेम स्ट्रैंड, जॉइनिंग द वन न्यूक्लियोटाइड ऑन दी एंड विद द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ऑन सेम स्ट्रैंड। तो अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग है। दो डीएनए स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते। वन न्यूक्लियोसाइड विद द अदर न्यूक्लियोसाइड, ये भी रॉन्ग है। साइड थोड़ी ज्वाइन करता, टाइड को ज्वाइन करता। वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये करेक्ट है। एंड वन नाइट्रोजनस बेस विद द शुगर, पेंटोस शुगर, ये रॉन्ग है। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता? अपन ने देखे थे शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड जो रहता दैट इज योर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला। यहाँ पे शुगर है ये पूरी और इधर एक ग्वानाइन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है इट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। करेक्ट? So correct answer for this one should be one nucleotide with another nucleotide. Next one, amino acids that behave like enzymes. Amino acids that behave like enzymes. Ribozymes, याद आ रहा है? Ribozymes. There are some exception. Ribozymes are the enzymes that act as the RNA molecules that act as enzyme. 23S RNA आपको मैंने example दिया था, बैक्टीरिया में रहता. It acts as enzyme. Okay, this one is also given in NCERT. NCERT में enzyme के first passage में ही आपको ये मिल जाएगा. Here, page number 154. There are some nucleic acids that behave like enzyme. They are called ribozymes. बात कुछ और नहीं है, बस बात इतनी सी है कि आपको एनसीईआरटी रीडिंग कड़क लगेंगे। आपके एनसीईआरटी रीडिंग जितनी अच्छी रहेंगी आप उतना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। मेरा पूरा अल्टीमेट आपके ऊपर फोकस यही है कि आपकी एनसीईआरटी रीडिंग ज़्यादा बेटर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल। आपको अदर मटेरियल से ज़्यादा एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है? नाउ आगे के कुछ क्वेश्चंस ऐसे इजी है, मैं आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट वाला एक देखता हूँ, जैसे कि ये 23rd वन। Km is enzymatic reaction in enzymatic reaction. What is Km? It is Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant. Okay, what is the definition of Km? The substrate concentration at which the rate of reaction becomes half of the velocity maximum velocity of reaction Vmax by 2 हो जाता। So Km का ग्राफ मैंने आपको बताया था NCERT में। कहाँ है Km का ग्राफ? It's given here in substrate concentration. सो Km यहाँ पे देख रहे हो आप, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सी देखो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है एट विच वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। तो वो उसकी बात ही पूछ रहा है, व्हाट इज दैट Km, ऐसा पूछ रहा है। सो Km इन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज द टेम्परेचर इन केल्विन। गलत है, टेम्परेचर है क्या वो? नहीं, वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। फिजिक्स में K मतलब केल्विन रहता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स नहीं है। आगे का रीड कर लो, एट विच रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ, गलत है ये। Value at which all enzyme molecules are saturated, wrong. Concentration of substrate for Vmax, ये भी wrong. Then what is this? None of this. तो इसका आंसर क्या आएगा? substrate concentration वाला अगर ऑप्शन रह रहा तो वो ऑप्शन रह रहा, बट concentration of substrate for Vmax नहीं है, Vmax by 2 है ये। So correct answer is none of this. समझ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को? So answer is D. Okay. The inhibition of succinic acid by dehydrogenase is the example of competitive inhibition. डायरेक्ट है ये, मैंने आपको एग्जाम में भी मैंने रीड भी कराया और सॉल्विंग में भी बताया। ठीक है? सो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के पैसेज में दिया है ये यहाँ पर है क्या?
inhibition of succinate dehydrogenase by myeloid resembles the substrate such competitive inhibition, so it is the example of competitive inhibition. Okay, then next one, classes of enzyme that catalyze the removal of group from one substrate without addition of water leaving double bonds. so ये लाइज है क्योंकि डबल वाटर नहीं निकाल रहा, मतलब हाइड्रोलेज नहीं है, ब्रेक डाउन हो रहा है, सो रिमूवल कर रहा है एक ग्रुप को दूसरे में से और डबल बॉन्ड तैयार है, तो लाइज ऐसे. अब ये भी डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगी. कहाँ पर? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स हियर. ये लाइज लास्ट लाइन एमसीक्यू. एंजाइम्स दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स बाय सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म्स अदर दैन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स. आपको रिएक्शन भी दिख रही है, डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है कि कार्बन कार्बन में यहाँ पर CC था, उसमें से XY था, XY जोड़ के अलग बन गया और CC में डबल बॉन्ड बन गया. सो दिस ग्रुप इज योर लाइसिस. ओके, सो द आंसर इज लाइसिस. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है आपको? क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी की कड़क रीडिंग लगेंगे और कुछ भी नहीं. जितना अच्छा आपका एनसीईआरटी रीडिंग, उतनी अच्छी तरीके से आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. सिमिलरली आप ये वाला देखो, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट. NAD and NADP are coenzymes that are derivatives of vitamin B. तो करेक्ट पूछ रहा है. विटामिन A रहता है उसमें, रॉन्ग है क्या? करेक्ट है, सॉरी करेक्ट है. विटामिन बी नायासिन का रहता है उसके अंदर. ओके, करेक्ट है ये. कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द फैक्टर इज को-फैक्टर इज रिमूव्ड. करेक्ट. ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन है चैप्टर की. इन कार्बोक्सीपेप्टिडेज मेटालिक आयन इज जिंक. ये भी करेक्ट है. ये सब को-फैक्टर की लाइन से, ये पूरा को-फैक्टर के ऊपर का क्वेश्चन है. कहाँ दिया है को-फैक्टर का डिस्कशन? समरी के ठीक ऊपर, क्लासिफिकेशन के बाद अगले पेज पर. ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो NAD में विटामिन नायासिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में जिंक लगता, प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए जिंक, और कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन को-फैक्टर इज रिमूव्ड. दिस इज आल्सो ट्रू. सो ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. ठीक है. ओके, कुछ एग्जाम में आए वाले एग्जाम क्वेश्चंस देखते, जैसे कि ये वाला आप सॉल्व कर लो. आई विल शेयर दिस PDF. ओके, इजी. देखो नीट में आया था क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम्स? होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम. को एंजाइम इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर ये है. क्यों? मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया. होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो प्लस को एंजाइम, सॉरी एपो प्लस को फैक्टर चाहिए. होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर. तो ये भी चलता को एंजाइम, क्योंकि बाकी वाला आंसर देखो, को एंजाइम इज इक्वल टू, ये वाला गलत है, एपो प्लस होलो ये गलत है, क्योंकि पूरा एंजाइम मतलब होलो एंजाइम, उसमें दो चीज़ें रहती है, नॉन प्रोटीनस पार्ट को एंजाइम और प्रोटीनस पार्ट एपो एंजाइम. सो आंसर इज ए. ठीक है, एपो एंजाइम इज इक्वल टू रॉन्ग है. हाँ, C हो सकता था, लेकिन C भी रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? पॉलीमेरिक कौन है? लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉन पॉलीमेरिक. ये भी लाइन आपको पता है, लिपिड्स के डिस्कशन में बताया था. नेक्स्ट वन देखो, नॉन प्रोटीनस एंजाइम इज राइबोजाइम. क्यों? क्योंकि राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड्स दैट एक्ट एज प्रोटीन. सो ये नीट 2016 में आया था. ऐसे ही, which of the following is least likely to be involved in stabilizing the 3D folding of most protein? प्रोटीन्स का 3D स्ट्रक्चर मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर. सो टर्शरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड नहीं रहता? लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबिलाइज. हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस रहती, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स रहते और ईस्टर बॉन्ड्स नहीं रहते. ईस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ओनली इन योर RNA, DNA एंड योर लिपिड्स. सो ईस्टर बॉन्ड्स नहीं है. सो आंसर 4 है. Let's solve last one. Transition state structure of substrate formed during enzymatic reaction. Transition state formed by substrate. तो अपने को वापस से ये ग्राफ ही लगेगा. सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते तो एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती. सो दिस इज़ वेरी टेम्पररी स्टेट एंड इट इज़ फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड एंड देयर फॉर दिस स्टेट इज दी अनस्टेबल स्टेट. इसमें स्टेट ज़्यादा देर तक वो सबस्ट्रेट नहीं रहता. दिस पॉइंट इज़ गिवन हियर. आप अगर एक ग्राफ देखोगे तो इसके पास में आपको ये लाइन मिल जाएंगी. सो अनस्टेबल वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज़ अनस्टेबल. ये यहाँ पे देखो, उनके ग्राफ के नीचे की फर्स्ट लाइन में ही आपको अनस्टेबल वर्ड मिल जाएगा, मतलब ये ज़्यादा देर नहीं रहता. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेप्स. ट्रांजिएंट मतलब परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है. ओके, तो यहाँ पर आंसर आपको टेम्पररी होना और अनस्टेबल होना. तो टेम्पररी के लिए ट्रांजिएंट वर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और अनस्टेबल सिर्फ एक में है.
बाकी के तो परमानेंट है, तो बी और सी आंसर नहीं है, ए और सी में से एक होंगे, बी और डी नहीं है, सो अनस्टेबल वाला ऑप्शन यही है, सो दी ओनली आंसर पॉसिबल हियर इज ए। ओके, सो लाइक दिस आप ये पूरा PDF सॉल्व करो, इसके अंदर के भी आपको मैंने जो MCQs दिए हुए, इसके अलावा आपको जो कोई भी नोट्स मिले हैं उनको भी सॉल्व करना है आपको, देन और फिर हम उसकी एग्ज़ाम ले लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।